गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर जो है हमारा वो हम कर रहे हैं, और उसमें हमने लास्ट टाइम में साइज़ के बारे में बात की थी, और हमारे पास अभी एक जो ट्रेंड था साइज़ का, उसमें भी हमारे पास एक एप्लीकेशन थी कि जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमने एच माइनस ओ माइन एच माइनस सी एल माइनस ओ माइनस नहीं एच माइनस सी एल माइनस एफ माइनस और ब्रोमीन माइनस से कंपैरिजन करना था। और जो हम इसका एक्सपेक्टेड बेटा ऑर्डर देते हैं, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है इसका, जो हम मानते हैं वो हम ये कहते हैं कि एच माइनस इज़ लेस देन एफ माइनस इज़ लेस देन सी एल माइनस इज़ लेस देन बी आर माइनस। ये तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। लेकिन बेटा अगर आप इसका एक्चुअल ऑर्डर देखोगे, इफ़ यू वांट टू सी द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ दिस, यू विल फाइंड द एक्चुअल ऑर्डर अ बिट सरप्राइजिंग। एफ माइनस लेस देन सी एल माइनस लेस देन बी आर माइनस लेस देन एच माइनस। इनफैक्ट जिसको हमने सबसे छोटा समझा था वो एच माइनस सबसे ज़्यादा बड़ा आ गया। ठीक है, तो अब इसी का रीज़न हमें देना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा इसका रीज़न अगर हम चेक करेंगे तो हमें थोड़ा सा पहले हाइड्रोजन को एनालाइज करना होगा। देखो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन एक वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। ठीक है, इसका Z जो है यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है। और जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस में, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो दुगने हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो Z है, जो इसका एटॉमिक नंबर है, वो तो अभी भी 1 ही है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अब एक न्यूक्लियस को हैंडल करने पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू इट्स इनिशियल स्टेट हैज़ इंक्रीज्ड 100%। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहला रीज़न जो हम यहाँ से कहेंगे, फॉर द सेम एटॉमिक नंबर, फॉर द सेम एटॉमिक नंबर, फॉर द सेम एटॉमिक नंबर there has been there has been 100% increase, 100% increase in the number of electrons, है कि नहीं, in the number of electrons। ठीक, फॉर किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बेटा इसमें और एनालाइज करें कि हाइड्रोजन के लिए अगर 100% इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो अगर हम मैं Z इफेक्टिव निकालने की कोशिश करूं बेटा, इफ़ आई ट्राई टू फाइंड आउट Z इफेक्टिव इसके लिए भी, तो वो भी किसके बराबर होगा, वो होगा Z माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। अब बेटा Z तो इसका 1 है, शील्डिंग कांस्टेंट हम देखेंगे बेटा दैट इज 0.3। ठीक है, दैट मीन्स बेटा दिस बिकम्स इक्वल टू 0.7, है कि नहीं, दैट बिकम 0.7। ठीक है, 10 अगर बेटा आप पहले देखते कि Z इफेक्टिव इनिशियली जो Z इफेक्टिव था, Z इफेक्टिव इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहले जो Z इफेक्टिव इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम था दैट वाज 1। एंड नाउ there has been a 30% reduction, a 30% रिडक्शन, है ना बेटा, क्योंकि अब जो नया Z इफेक्टिव आया है ना दैट इज कितना, दैट इज 0.7। ठीक है, अब डिक्रीज कितने से हुआ है, 0.3 से डिक्रीज हुआ है, एंड 0.3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 30% रिडक्शन इन Z इफेक्टिव। सो बोथ दीज फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स बेटा, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सडनली 100% इंक्रीज हो गया, और जो Z इफेक्टिव है वो डिक्रीज हुआ। तो बोथ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द हायर साइज ऑफ H माइनस। यही फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से H माइनस बड़ा हो जाता है। अब आप कहोगे नहीं सर ज़रा यही चीज़ हमको करके दिखाइए बाकी 3 के लिए। तो बेटा अगर आप बाकी 3 के लिए भी करोगे, यू कैन डू इट। यू हैव फ्लोरीन, यू हैव क्लोरीन एंड यू हैव ब्रोमीन। ज़रा बेटा फ्लोरीन का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1s2, यहाँ आ जाएगा 2s2, यहाँ आ जाएगा 2p5।
अगर आप बेटा यहाँ पर उसी तरीके से चेक करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से बेटा अगर आप ब्रोमीन का भी चेक करोगे तो वो सब आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप सिर्फ इतना देखो बेटा क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पर इस केस में Z इफेक्टिव निकालूं, मैं आपको बताता हूँ दैट Z इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 9 माइनस, अगर आप इस P वाले इलेक्ट्रॉन में देखोगे तो आपके पास इसमें और कितने बच गए, अपने NS/NP में और बच गए 6, तो यू विल हैव 6 इंटू 0.35 प्लस n-1 में 2 हैं बेटा, तो वहाँ पर आपके पास 2 इंटू 0.85 होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, 6 इंटू 0.35 प्लस बेटा अगर हम करेंगे 2 इंटू 0.85, सो दैट इज 3.8, सो बेटा दिस इज इक्वल टू 5.2। ठीक है, ये मैं फ्लोरीन एटम की बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन एटम की। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूँगा कि लेट अस सपोज कि हमारे पास अब F माइनस आ गया, F माइनस का मतलब बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 1s2 बेटा, यहाँ पर 2s2 और यहाँ पर बेटा आपके पास 2p6 आ जाएगा। ज़रा अब अगर आप इसका Z इफेक्टिव निकालोगे बेटा, दैट विल बी एटॉमिक नंबर स्टिल 9 बट यू विल हैव हियर मोर, यू विल हैव हियर 7 इंटू 0.35 प्लस बेटा आपके पास होगा 2 इंटू 0.85, होगा कि नहीं। सो यू हैव 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85 दैट इज़ 4.15। अब अगर आप करोगे 9 माइनस 4.15 दैट इज़ डेफिनेटली इक्वल टू 4.85। ये 4.85 Z इफेक्टिव जो है ये किसका है, F माइनस का। पहले अगर आप यही वैल्यू देखोगे बेटा, सो दिस इज़ 5.2 एंड नाउ दिस इज़ 4.85। तो अगर आप परसेंटेज डिक्रीज देखोगे, the percentage decrease in Z effective of F minus कितने से कमी आई है बेटा, so that is 5.2 minus 4.85, so that turns out to be 0.35। ठीक है, डिवाइडेड बाय पहले ये कितना था बेटा 5.2 और मल्टीप्लाई आप इसको कर लेंगे 100 से, सो दिस इज 0.35 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज ओनली बेटा 6.7%। मतलब सिर्फ 6.7% से ये नीचे गिर गया है कौन, Z इफेक्टिव। लेकिन बेटा अगर आप यही चेक करोगे हाइड्राइड में द इन डिक्रीज वॉज 30%, डिक्रीज कितने से था 30% से। और यही चीज़ बेटा आप ऑब्जर्व करोगे क्लोरीन में भी, यही चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे ब्रोमीन में भी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप देखोगे। अच्छा हाँ, और मैं अगर आपको फ्लोरीन के बारे में एक और बात भी बताऊँ, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप चेक करोगे बेटा इन केस ऑफ F माइनस, इन केस ऑफ F माइनस इज इक्वल, ज़रा कितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए बेटा, इसमें भी हमने एक दिया, इनिशियली इसके पास कितने थे 9, मल्टीप्लाई करो इसको 100 से, so that will become 100 divided by 9, so that is only 11.11%। अब चेक करो बेटा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉज 100%। मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन से वो सीधे 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, और यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज ओनली 11.11%, that is only 11.11%, and the decrease in the effective nuclear charge is only 6.7%. So both these factors aren't that much high as like that of हाइड्राइड, इसीलिए बेटा फ्लोरीन का साइज नहीं है उतना ज़्यादा एज कम्पेयर टू हाइड्राइड। और यही चीज़ बेटा आप जब क्लोरीन में देखोगे, ब्रोमीन में देखोगे, आप उधर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अब आप बोलोगे सर नहीं क्लोरीन का फिर भी करवा के दीजिए, तो बेटा फिर भी मैं यही चीज़ डिस्कस करूँगा किसके लिए, क्लोरीन के लिए, ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएं। तो बेटा अगर हम सबसे पहले क्लोरीन की कन्फिग्रेशन लिखेंगे, बट ब्रोमीन आप फिर खुद कर लेना, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर बेटा मैं लिखूँगा 3s2, यहाँ पर मैं लिखूँगा 3p5। अब बेटा अगर मैं आपको इसका Z इफेक्टिव बोलूँ तो Z इफेक्टिव हो गया इसका 17 माइनस, अब बेटा 3s3p में आप खुद एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, उसके बगैर वहाँ पर 6 हैं, तो 6 इंटू 0.35, और फिर बेटा आप आगे का देख रहे हो दैट विल बी 8 इंटू 0.85, और बेटा फिर होगा 2 इंटू 1। सो बेटा अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे, सो यू हैव 6 इंटू 0.35 प्लस यू हैव
8 इंटू 0.85, सो दैट इज़ दिस मच, प्लस बेटा यू हैव 2, तो ये हो गया 10.9, और अगर आप 17 माइनस 10.9 करोगे बेटा, दैट टर्न्स आउट टू बी 6.1। तो ये आपके लिए 6.1 हो गया Z इफेक्टिव किसका, क्लोरीन एटम का। ठीक, अब बेटा अगर मैं क्लोराइड आयन बना दूं तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो Z इफेक्टिव आएगा दैट विल बी इक्वल टू 17 माइनस, यू विल हैव बेटा नॉट, अब Cl माइनस बेटा जो है इसकी कन्फिग्रेशन होगी ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होगी कि नहीं। तो यहाँ पर तो अब आपके पास 7 आ जाएंगे सेम ग्रुप वाले, तो 7 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 आपको आ जाएगा। ज़रा बेटा आप इसको कीजिए, दिस इज 7 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2, तो बेटा यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे 17 माइनस आंसर दैट टर्न्स आउट टू बी 5.75। ये चेक कीजिए बेटा, तो ये बन गया इसका नया Z इफेक्टिव। ये डिक्रीज तो हुआ है, और पहले ये 6.1 था, अब ये 5.71 था। अब इसको बेटा हम ज़रा अच्छे से देखें, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन Z इफेक्टिव। इफ़ यू हैव अ लुक बेटा, इट इज़ 6.1 माइनस 5.75 होल डिवाइडेड बाय 6.1, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा इसको 100 के साथ, सो दिस विल बिकम 6.1 माइनस 5.75, you divide it by 6.1, you multiply this with 100, तो बेटा ये सिर्फ 5.7% का डिक्रीज है। कितने का है, 5.7% का डिक्रीज है। किस केस में, ब्रोमीन के केस में। और यही चीज़ बेटा जब आपने क्लोरीन के केस में देखी थी तब तो ये कम से कम 6.7% थी, अब तो ये सिर्फ 5.7% है। अब देखिए बेटा, अब यहाँ से भी अगर आप निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किस में बेटा, इन Cl माइनस इज इक्वल टू कितने इंक्रीज हुए हैं, 1 डिवाइडेड बाय क्लोरीन में पहले ही कितने थे बेटा 17, मल्टीप्लाई इसको कीजिए 100, सो 1 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100, इफ यू टर्न आउट दिस इज ओनली 5.88%। तो यहाँ पर तो बेटा परसेंटेज इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन्स और कम है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना भी ज़्यादा कोई खास कम नहीं हुआ है। इसका मतलब बेटा हाइड्राइड के केस में ये दोनों फैक्टर्स उसको हेल्प कर रहे हैं ताकि उसका साइज़ इन तीनों से ज़्यादा आ जाए। और अगर आप बेटा यही चीज़ चेक करोगे ना किसके लिए, ब्रोमीन के लिए, यू विल फाइंड कि ब्रोमीन में जो Z इफेक्टिव में कमी आई है वो उतनी भी नहीं आई है, बहुत कम आई है, और परसेंटेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो इंक्रीज़ आया है वो भी बहुत कम आया है। तो ये दोनों फैक्टर्स बेटा असल में रियल रीज़न है कि हाइड्राइड आयन का जो रेडियस है वो इन तीनों से ज़्यादा क्यों आता है। और अगर आप चाहते हो बेटा कि वो थोड़ा सा एक वैल्यू आप याद भी रखना चाहते हो तो रिमेंबर बेटा हम कहेंगे कि आयनिक रेडियस ऑफ H माइनस जो होता है ना बेटा, इट इज़ नियरली इक्वल टू 208 पिकोमीटर्स। कितना होता है, 208 पिकोमीटर्स। तो इस चीज़ का बेटा आपको खास ख्याल रखना होगा। क्लियर, हाँ। अब ठीक है, तो ये इसका आयनिक रेडियस, तो इस चीज़ को अगर आप याद भी रखेंगे तो आई होप नाउ अब आपका इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो लेट अस जंप टू अवर न्यू टॉपिक दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे हमने बेटा एटॉमिक रेडियस कर लिया, फिर हमने ट्रेंड देखा आयोनिक रेडियस का भी, एटॉमिक रेडियस का भी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी है दैट इज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस करना। ठीक है, नाउ फर्स्ट हमें देखेंगे इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the energy required to remove an electron, to remove an electron, it is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में भी हम इसका थोड़ा सा एक आइडिया ले चुके हैं। इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है बेटा, मतलब हमारे पास A होगा गैशियस स्टेट में, और इसको बेटा हम क्या दे देंगे, इसको हम दे देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इमीडिएटली बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कैटायन में। ठीक है,
अब बेटा इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी लगेगी, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम जानते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बेटा, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम और किलो जूल्स पर मोल। और कभी कभी बेटा आप देखोगे ये किलो कैलोरीज पर मोल में भी दिया गया हो सकता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी हो सकता है, किलो जूल पर मोल में भी हो सकता है, या किलो कैलोरीज पर मोल में भी हो सकता है। तो आपको इसका कन्वर्जन भी याद होना चाहिए, आप चाहो तो उसको भी रिमेंबर कर सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होता है, दिस इज इक्वल टू 96 किलो जूल्स पर मोल, और यही बेटा बराबर होता है 23 किलो कैलोरीज पर मोल। तो इस डेटा को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करने में भी बहुत हेल्प होगी और यहाँ के लिए भी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। नाउ अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको दिमाग में रखने होंगे। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, features of ionization energy are कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली चीज़ है बेटा द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी उधर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। एंड फॉर एन एनायन, किसी भी एनायन के लिए दिस आयोनाइजेशन एनर्जी में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव, ठीक है। एनायन जो आपके पास हो किसी भी एटम के लिए तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव होगा, लेकिन जो एनायन है उसके लिए बेटा ये कभी कभी क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बेटा आपके पास होगा बेरिलियम पर माइनस चार्ज, अब आप इसका इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो बेटा, यू वांट टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन, सो यू कैन से इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेरिलियम। इसका बेटा जो एनर्जी है ना यहाँ पर वो क्या होगी, यहाँ पर डेल्टा एच जो होगा ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर। अब चूंकि ये भी गैशियस में है तो ये भी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हियर आयोनाइजेशन एनर्जी इज नेगेटिव, मतलब आपको बाहर मिल रही है, आपको देनी नहीं पड़ रही, उल्टा आपको हासिल हो रही है यहाँ से एनर्जी। द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ऑल्दो वी हैव लर्नड दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक, बट हियर इट इज एक्सोथर्मिक। और उसका भी अगर आप चाहो तो बेटा रीजन भी एक दे सकते हो। यू रिमेंबर बेटा बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 4 है। यू विल गेट हियर 1s2 2s2, ठीक है। लेकिन अगर आप बेरिलियम माइनस को ऑब्जर्व करोगे बेटा, बेरिलियम माइनस की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका है 1s2 2s2 2p1। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 1s2 2s2 2p1। अब देखो बेटा होगा क्या, अगर बेरिलियम माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इमीडिएटली बेटा इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2। तो बेरिलियम ने जो है 1s2 2s2 2p1 जो इसके पास है, इमीडिएटली ये लूज़ करना चाहेगा अपना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ताकि ये एक नोबल गैस ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ जाए। दैट इज़ वाई इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ एक्सोथर्मिक। तो ये पहला पॉइंट है हमारे पास। दूसरा पॉइंट जो बेटा हमारे पास है दैट इज़ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव आयोनाइजेशन energy always increases for any species because E by P ratio मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो gradually decreases। और मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे हो रहा है।
ठीक है। 10 अगर हम चेक करेंगे बेटा, जैसे मान लो हमारे पास ए है एक एलिमेंट, ठीक, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो हमें ए पॉजिटिव मिलता है। ए पॉजिटिव यहाँ पर ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा। नेक्स्ट बेटा हम क्या काम करेंगे, वी विल राइट A+2, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। फिर बेटा हम क्या काम करेंगे, एक और आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, सॉरी नॉट दिस इज़ नॉट, अब ये नहीं समझना, ये माइनस मत मैंने लिखा है यहाँ पर मैं लिखता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर A+3, और ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ठीक है। अब चेक करो बेटा होगा क्या। मान लो इस A का जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ दिए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा E/Z है इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो, लेकिन जब आप बेटा कहाँ पर आओगे, A पॉजिटिव में, यही इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो अब बन गया होगा ना E-1 डिवाइड बाय Z। मतलब बेटा डिनोमिनेटर तो वहीं रहा, उल्टा न्यूमरेटर ही कम हो गया। तो न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर बेटा ज़्यादा है, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। अगर आप A+2 में आओगे सो दिस विल बी E-2 डिवाइडेड बाय Z। अगर आप A+3 में आओगे इट विल बी E-3 डिवाइडेड बाय Z। जाहिर सी बात है बेटा, जितना E/P रेशो, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स को अगर ज़्यादा प्रोटॉन्स अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे तो मतलब बेटा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा है कहाँ, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है। ठीक है। इसीलिए बेटा हमने लिखा दैट विद द इंक्रीज इन द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज द वैल्यू इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक। और एक और बात बेटा जो आपको यहाँ से ख्याल रखनी है, ध्यान रखिएगा, दैट इज़ नोट, याद रखिएगा बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए पॉजिटिव की जो पहली वाली आयोनाइजेशन एनर्जी है, दैट इज़ एक्चुअली द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एटम। ठीक है। इसी तरीके से बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट वाली है किसकी, ऑफ A+2 दैट इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A+। ठीक है। यही चीज़ असल में बेटा बराबर है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A। तो ये तरीका भी है एक तरीका जिसको आपको समझना होगा कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है। मतलब बेटा आप ये देखो, यहाँ पर मैंने जो लिखा है ना आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ए पॉजिटिव, मतलब बेटा ए पॉजिटिव की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब ए पॉजिटिव से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, और वो किस प्रोसेस में है, वो है ना इस प्रोसेस में। लेकिन ये प्रोसेस तो तब आया है बेटा जब आप इस ए के रेस्पेक्ट में दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ए पॉजिटिव इज सेम एज दैट ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एटम ए। उसी तरीके से बेटा आप कह सकते हो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इस A+2 की जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है विद रेस्पेक्ट टू A+, और वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है विद रेस्पेक्ट टू A। ये चीज़ें बेटा आपको इस तरह से पता होनी चाहिए। ठीक। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा जो आपको यहाँ पर ख्याल रखनी पड़ेगी, दैट वी कैन टेक केयर ऑफ ऑब्जर्विंग a sudden jump of successive ionization energy values. Successive ionization energy values we can predict, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटा क्या, we can predict the number of valence shell electrons, we can predict the number of valence shell electrons of the corresponding atom। ठीक है, of the corresponding atom। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि बेटा अगर मुझे किसी एटम की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज़ दिए गए हों तो मैं उन वैल्यूज़ को देखकर ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इस एटम में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास बेटा यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमेंट बेटा कौन कौन सा है, हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है जर्मेनियम, हमारे पास है एल्युमिनियम। ठीक है।
अगर आप बेटा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज को चेक करेंगे, सो यू हैव फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यू हैव सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यू हैव थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, यू हैव फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, इन फैक्ट यू हैव इवन फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो बेटा क्या मतलब है इसका। अगर आप सोडियम के बारे में बात करोगे तो सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, और मैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बोल रहा हूँ, सोडियम की है ये 5.139 फर्स्ट वन, और इसकी जो दूसरी वाली है बेटा दैट इज सडनली 47.28, देन इट इज 71.68, देन इट इज 98.91। ठीक है, अगर आप बेटा जर्मेनियम की बात करोगे तो जर्मेनियम का जो पहला वाला वैल्यू है दैट इज़ 11.26। आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं रखने हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक तरीका दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बेटा आपको दिया गया है 26.38, देन यू हैव 47.44, और जर्मेनियम का अगर आप फोर्थ देखोगे दैट इज़ 77.41, लेकिन अगर आप इसका फिफ्थ देखोगे बेटा दैट इज़ 392.07। इसी तरीके से बेटा एल्युमिनियम का अगर आप बात करोगे, एल्युमिनियम का है 5.98, एल्युमिनियम का है 18.22, एल्युमिनियम का बेटा है 28.44, और इसका अगला वाला जो है दैट इज़ 119.4। ठीक है, यहाँ पर ये सारे वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है बेटा। अब बेटा इन वैल्यूज़ को देखकर हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम एक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए सोडियम में हमने देखा पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 5 पॉइंट, लेकिन इमीडिएटली ये जंप कर गई 47.28, 5 से सीधे 47, मतलब जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला अब क्या हो गया है, इसके सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा आप 1 लिखोगे। अब मैं आपको इसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। देखो बेटा अगर आप सोडियम की बात करोगे, सोडियम का कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर इज 11, इसकी कन्फिग्रेशन है बेटा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब अगर आप बेटा इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इसका वैलेंस शेल कौन सा है, इसका वैलेंस शेल है थर्ड, और अगर आप बेटा Na पॉजिटिव लिखते हो तो Z इज इक्वल टू बेटा अभी भी 11 ही है, लेकिन अब इसके इलेक्ट्रॉन्स 10 ही रह गए हैं, मतलब बेटा 1s2, 2s2, 2p6, मतलब बेटा देयर इज सडनली ए चेंज इन द वैलेंस शेल, a change in valence shell, a change in valence shell, कहाँ से कहाँ, a change in valence shell from from n is equal to 3 to n is equal to 2 is observed for sodium to sodium positive। ठीक है, ऑल्सो बेटा आप चाहो तो एक और रीजन भी इसमें लिख सकते हो, सोडियम नाउ बिकम्स Na पॉजिटिव और अटेन्स नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं। अब जो सोडियम बन गया ना एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, वो बन गया नोबल गैस, और नोबल गैसेस की तो बेटा स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई होती है। जब नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी इसका मतलब बेटा Na पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव भी स्टेबल हो जाएगा, और बेटा स्टेबल वाले से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आप देखोगे इसकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी 5 से सीधे पहुंच गई कहाँ, 47 पर, मतलब एक अच्छा खासा जंप आया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उतने ज़्यादा भी बेटा इंक्रीजेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैट कि हम 5 से जब पहुँचे कहाँ पर 47 तक। क्लियर है मेरी बात। अब बेटा जर्मेनियम के बारे में सोचिए, जर्मेनियम बेटा पहले है 11.26, देन इट इज़ बेटा 26.38, ठीक है, 47 कोई खास जंप नहीं है, 77 कोई खास, लेकिन इमीडिएटली बेटा आप यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हमने 4 बाहर निकाले, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 392, मतलब बेटा आपका हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 4, एंड यू कैन वेरी वेल गेट इट बेटा कि जर्मेनियम हमारे पास है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर बेटा 32 है। ठीक, अगर बेटा इसका एटॉमिक नंबर 32, लेट अस राइट इट आउट, 1s2, देन वी विल राइट 2s2, देन वी विल राइट 2p6, देन यू विल राइट 3s2, देन यू विल राइट 3p6, देन यू विल राइट 3d10, एंड देन यू विल राइट 4s2। ठीक है, अब चेक करो बेटा, जैसे 4s2 4p2,
4s2 4p2, तो 2 2 4 10 12 18 28 30 और 32। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो अगर आप चेक करोगे बेटा, जैसे ही आप देखोगे फॉर जर्मेनियम एन जो है बेटा वो 4 है, बट आफ्टर रिमूविंग जैसे ही बेटा आपने कितने रिमूव किए, आफ्टर रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, द शेल नंबर चेंजेस, द शेल नंबर चेंजेस। और शेल नंबर क्या बन जाता है बेटा, द शेल नंबर चेंजेस टू n इज इक्वल टू 3, हेंस ए स्पाइक, ए मेजर स्पाइक मुझे कहना चाहिए, हेंस ए मेजर स्पाइक, हेंस ए मेजर इंक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फिफ्थ इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है बेटा, तब जाकर आपने उसको ऑब्जर्व किया। और एक और खास बात बेटा, अगर आप इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो, मतलब बेटा ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर निकालते हो, क्योंकि आपको पता है ना हमेशा जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना वो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। इसकी कन्फिग्रेशन देखना बेटा क्या बन जाएगी। इसकी कन्फिग्रेशन बन गई ना बेटा 3s2 3p6 3d10। बेटा इजंट दिस ए स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और बेटा ये तो हाईली स्टेबल है, विच इज हाईली स्टेबल। क्यों बेटा, एस वाला जो सबशेल है बेटा वो भी फुल्ली फिल्ड है, पी वाला सबशेल वो भी फुल्ली फिल्ड है, डी वाला सबशेल वो भी फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, हेंस मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। 5वें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेटा एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी। ठीक, और यही रीज़न बेटा आप देखोगे जब आपने तीसरा एल्युमिनियम लिखा बेटा, एल्युमिनियम में 5.9 है ठीक, फिर 18 पॉइंट ठीक, फिर 28 ठीक, लेकिन बेटा फिर इमीडिएटली बन गया ये 119.4, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 3। ठीक है, और वो आप देख भी लेना बेटा एल्युमिनियम की कन्फिग्रेशन से कि जब आप इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालोगे ये नियॉन बन जाएगा, विच इज अगेन वेरी स्टेबल एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन केस ऑफ सोडियम। ठीक है, अब बेटा ये भी हमने देख लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज बेटा और जो आपको देखनी है, थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज पर बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो बेटा फर्स्ट वन, इट डिक्रीजेस with the increase in number of shells, with the increase in number of shells। जैसे जैसे बेटा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं ना, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम हो जाती है, बिकॉज जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे बेटा साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर जो होल्ड होगा ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जो बेटा आपको ध्यान रखना है, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ Z इफेक्टिव, विद द इंक्रीज ऑफ Z इफेक्टिव। जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, बिकॉज यू नो मोर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर स्ट्रांगली द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा इट डिक्रीजेज व्हेन शील्डिंग इंक्रीजेस, है ना, इट डिक्रीजेज व्हेन शील्डिंग इंक्रीजेस। अगर बेटा शील्डिंग बढ़ जाएगी तो मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगा, तो डेफिनेटली बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ वन इज बेटा इट इज मोर फॉर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, है ना, इट इज मोर फॉर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो बेटा फुल्ली फिल्ड है, जो हाफ फिल्ड है, उनके लिए इसका वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो बेटा इसमें आपको देखना है, दैट इज फिफ्थ वन, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल
from which the orbital from which the electron is removed, from which the orbital from which the electron is removed। आखिर बेटा हमने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से रिमूव किया है उस पर भी डिपेंड करती है कौन, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स बेटा इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर if principal quantum number is same if principal quantum number is same, then removing an electron from s orbital requires more energy than P, then D and then F। ठीक है नहीं, दैट इज बेटा अगर आपके पास होगा S से निकालना मुश्किल एज कंपेयर टू P, एज कंपेयर टू D, एज कंपेयर टू F। लेकिन बेटा ये ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हेन n इज सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम। अगर आप चाहो बेटा मैं आपसे कहूँगा भाई 3s 3p 3d में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, सो बेटा यू कैन से 3s में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, फॉलोड बाय 3p से निकालना, फॉलोड बाय 3d से निकालना। दिस इज द decreasing order of difficulty in removing the electron। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो डिफिकल्टी ऑर्डर है बेटा वो मैंने यहाँ से लिख दिया है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमें पढ़ने हैं इसके ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस के लिए पढ़े, हाँ जैसे हमने एटॉमिक रेडियस के लिए पढ़े, आयनिक रेडियस के लिए पढ़े, अब उसी तरीके से हमें ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ना है। नाउ अगर हम बात करें जो ट्रेंड्स देखे जाते हैं किसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो क्या क्या है। जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा वैसे ही हमें यहाँ पर भी पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो पहला ट्रेंड है दैट इज इन ए पीरियड का मतलब बेटा ये होता है दैट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल तो क्या होगा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो Z इफेक्टिव था दैट इंक्रीजेस। Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इसीलिए हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ अब अगर आप देखोगे कि हमारे पास कुछ पीरियड्स में आप ट्रेंड्स देखोगे ना, तो वो आप देखोगे द ट्रेंड्स ऑब्जर्व्ड आर, और इसमें हम देखेंगे द ट्रेंड्स ऑब्जर्व्ड। इसमें जो हमारे पास ट्रेंड्स होते हैं ना वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर ट्रेंड्स और एक होते हैं इर्रेगुलर ट्रेंड्स आपको कहाँ दिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, एक है हमारे पास इर्रेगुलर ट्रेंड्स और हम फिर उनको एक्सप्लेन भी करेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखो बेटा, इर्रेगुलर ट्रेंड्स हमें कहाँ कहाँ दिखेंगे हमें दिखेगा लिथियम के बाद आना चाहिए था बेरिलियम, लेकिन आ गया बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम के बाद कार्बन के बाद आना चाहिए था नाइट्रोजन, लेकिन आ गया ऑक्सीजन के बाद चला गया नाइट्रोजन के बाद आ गया फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आ गया नियॉन। सो द फर्स्ट इर्रेगुलर ट्रेंड वो आपने यहाँ पर देखा, दूसरा इर्रेगुलर ट्रेंड वो आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पीरियड है दैट इज सोडियम के बाद हमारे पास एल्युमिनियम के बाद हमारे पास मैग्नीशियम के बाद हमारे पास सिलिकॉन के बाद हमारे पास सल्फर के बाद हमारे पास पोटेशियम के बाद हमारे पास क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद हमारे पास आर्गॉन। तो यहाँ पर भी वही है। फिर हमारे पास पोटेशियम के बाद हमारे पास है गैलियम के बाद है हमारे पास कैल्शियम। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है जर्मेनियम,
जर्मेनियम के बाद हमारे पास है सेलेनियम, सेलेनियम के बाद हमारे पास है एस्टेटीन, और एस्टेटीन के बाद हमारे पास है ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद हमारे पास है क्रिप्टॉन। ये है इर्रेगुलर ट्रेंड्स, जहां हम ये देख रहे हैं इर्रेगुलरिटी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर भी एक इर्रेगुलर ट्रेंड है हमारे पास। अगला जो इर्रेगुलर ट्रेंड है वो हमारे पास यहाँ पर भी है, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अब इनका क्या रीज़न है वो हम देखेंगे। इसके बाद जो इसी में हमारे पास रेगुलर ट्रेंड है, जो रेगुलर ट्रेंड है बेटा हमारे पास, दैट रेगुलर ट्रेंड वो बाकी पीरियड्स में, रिमेनिंग पीरियड्स में रहता है। जैसे रुबीडियम, रुबीडियम के बाद हमारे पास है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद हमारे पास है इंडियम, इंडियम के बाद हमारे पास है टिन, टिन के बाद हमारे पास है एंटीमनी, एंटीमनी के बाद हमारे पास है टेलुरियम, टेलुरियम के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद जेनॉन। और इसी तरह से जो हमारे पास है सीजियम, सीजियम, यहाँ पर हमारे पास है बेरियम, बेरियम हमारे पास है थेलियम, थेलियम के बाद हमारे पास है बिस्मथ, बिस्मथ के बाद नहीं लेड, नॉट बिस्मथ, हमारे पास थेलियम के बाद लेड है, लेड के बाद बेटा हमारे पास बिस्मथ है, टेलुरियम के बाद हमारे पास पोलोनियम है, पोलोनियम के बाद एस्टेटीन, और एस्टेटीन के बाद रेडॉन। मतलब अगर आप चेक करोगे ना बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक सेकंड पीरियड, दिस इज़ थर्ड पीरियड, दिस इज़ फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड। मतलब बेटा हमारे पास ये कौन सा पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ पीरियड और दिस इज़ सिक्स्थ पीरियड। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में तो आपको कोई भी इर्रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा, लेकिन पीरियड नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में आपको इर्रेगुलरिटीज़ मिल जाएंगी। तो हम जो यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। सम एक्सेप्शंस आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू, सम एक्सेप्शंस आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू। एक्सेप्शंस किस किस की वजह से है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बेटा आपने देखा होगा कि बेरिलियम का हमने देखा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन, बेरिलियम का हमने देखा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। इसी तरीके से हमने देखा कि मैग्नीशियम का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम, और इसी तरह से बेटा हमने देखा कैल्शियम का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैलियम। ठीक, नाउ अगर आप चेक करोगे बेटा आंसर भी इन्हीं में आ जाएगा। तो बेरिलियम का जो कन्फिग्रेशन है ना, दैट इज़ NS2, बोरॉन का है बेटा NS2NP1, मैग्नीशियम भी बेटा है NS2, एल्युमिनियम भी है NS2NP1, और कैल्शियम भी बेटा है NS2, लेकिन गैलियम भी है NS2NP1। सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन, वी हैव फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन, और फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन which causes higher ionization energy, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास higher ionization energy आती है as compared to किससे बेटा, बोरॉन, as compared to बोरॉन, एल्यूमिनियम, as compared to बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, which will quickly, वो क्या जल्दी करेंगे बेटा, lose their p electron to attain stability। तो बेटा उनमें क्या होगा, उनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होगी अपना p इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, ताकि उनमें क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। इसीलिए आपने वो एक्सेप्शन वहाँ पर देख लिए। दूसरा जो बेटा आपने एक्सेप्शन देखा, वो आपने एक्सेप्शन ये देखा कि नाइट्रोजन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, आपने देखा फॉस्फोरस की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, और आपने देखा आर्सेनिक की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलेनियम। अब इनमें भी बेटा बिल्कुल सिंपल रीज़न है। अगर आप सोडियम नाइट्रोजन फैमिली को देखोगे तो बेटा उसकी कन्फिग्रेशन है NS2NP3, और बेटा अगर आप ऑक्सीजन फैमिली को देखोगे इट इज़ NS2NP4। अगर आप फॉस्फोरस को देखोगे बेटा ये भी है NS2NP3, सल्फ़र को देखोगे ये भी है NS2NP4, एस्टेटीन को देखोगे NS2NP3, अगेन बेटा यहाँ पर देखोगे NS2NP4। तो हम क्या कहेंगे बेटा, 10 स्टेबल कन्फिगरेशन फॉर एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली,
for elements of nitrogen family makes them attain higher ionization energy values, makes them attain higher ionization energy values as compared to members of oxygen family as compared to members of oxygen family, which will have a tendency to lose one electron quickly for attaining stability. स्टेबिलिटी के लिए बेटा उनको एक इलेक्ट्रॉन वो जल्दी लूज करेंगे जिससे वो स्टेबल हो जाएंगे, इसीलिए ऑक्सीजन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसी तरह से हमारे पास एक और, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, अब हम जाएंगे बेटा इन ए ग्रुप इन ए ग्रुप, अगर हम ग्रुप जाएंगे एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे बेटा हम क्या कर रहे हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे, हम कहेंगे बेटा Z इफेक्टिव क्या है, कांस्टेंट, एंड नंबर ऑफ शेल्स जो है इज इंक्रीजिंग। अगर नंबर ऑफ शेल्स बेटा क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, दस आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, वो कम हो रही है। ठीक, अब इसमें भी बेटा कुछ थोड़े से बहुत अगर आप देखोगे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको मिलेंगे एंड यू विल हैव टू डील विद देम। ठीक, जैसे बेटा मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। अगर आप ग्रुप नंबर फर्स्ट में देखोगे तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में तो आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा एज कंपेयर टू सोडियम, एज कंपेयर टू पोटेशियम, एज कंपेयर टू रुबिडियम, एज कंपेयर टू सीजियम, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह से बेटा अगर आप ग्रुप नंबर सेकंड में भी देखते हो तो इसमें भी आपके पास कोई एक्सेप्शनल केस तो नहीं है, आपके पास सिंपल है, बेरिलियम ग्रेटर देन दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन कैल्शियम, कैल्शियम ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम ग्रेटर देन बेरियम। ये भी ग्रुप नंबर सेकंड का क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, अब बेटा हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल ट्रेंड जो यहां पर भी हैं, सम एक्सेप्शनल ट्रेंड्स आर, ग्रुप्स में जो एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी वो कहाँ कहाँ पर मिलेगी, वो यहाँ पर मिलेगी। बेटा देखो, आप अगर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ग्रुप 13 को देखोगे, ग्रुप 13 में बेटा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा वो होगा बोरॉन ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन इंडियम, ग्रेटर देन थेलियम। ठीक है, अब यहां पर आपको जो एक्चुअल ऑर्डर है बेटा, एक्चुअल ऑर्डर कहां से मिलेगा, एक्चुअल ऑर्डर आपको मिलेगा बोरॉन, चलो ठीक है, बोरॉन के बाद आ जाता है थेलियम, बोरॉन के बाद आ जाता है थेलियम, थेलियम के बाद आ जाता है गैलियम, गैलियम के बाद आ जाता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आ जाता है इंडियम। इनफैक्ट गैलियम और एल्युमिनियम का आप ऑलमोस्ट सेम भी मान सकते हो। अब ऐसा क्यों हो गया, यू कैन ईजिली गेट इट, इसका भी रीज़न हमारे पास है। अब देखो बेटा, जैसे अगर आप देखोगे हमने साइज़ के टाइम पर भी 13th ग्रुप का एक्सेप्शनल बिहेवियर देखा था कि गैलियम का साइज़ थोड़ा बहुत एल्युमिनियम से क्या हो जाता है, कम। तो बेटा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, नहीं कॉन्ट्रैक्शन मुझे नहीं लिखना चाहिए, आई शुड राइट ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन इन गैलियम, its size is small as compared to aluminum, as compared to aluminium. Hence
its ionization energy is more than that of एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम के मुकाबले में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। बट बेटा अगर आप देखोगे इंडियम और थेलियम में, ठीक है, फॉर इंडियम हैविंग लेस एज कंपेयर टू थेलियम, इंडियम की कम होती है बेटा एज कंपेयर टू थेलियम। दिस इज बिकॉज, ये हमने पढ़ा है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑफ lengthenoid contraction. This is because of lengthenoid contraction present in thelium। ठीक है, ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से हो जाता है। तो इसका जो ओवरऑल ऑर्डर है बेटा दैट इज बोरॉन, बोरॉन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे, थेलियम से, थेलियम की ज़्यादा एज कंपेयर टू गैलियम, उसकी एल्युमिनियम एज कंपेयर टू इंडियम। और अगर आप बोलोगे सर कि थेलियम इतना ज़्यादा ऊपर क्यों आ गया बेटा, तो मैं आपको इनके डेटा जो रियल डेटा है, एल्युमिनियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा दैट इज़ इक्वल टू 5.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, डेटा से आप पता कर सकते हो। गैलियम का जो बेटा है दैट इज़ नियरली 5.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब लगभग बराबर या थोड़ा बहुत ज़्यादा है। इंडियम का अगर आप बेटा देखोगे, इंडियम का होता है 5.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और थेलियम का जो बेटा है दैट इज नियरली 6.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, सो दिस इज गिव्स अस अ ऑर्डर कि थेलियम क्यों पहले आ जाता है एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम के मुकाबले में भी। तो प्लीज़ वहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, अब दूसरी जो बेटा एक्सेप्शन है दैट कम्स इन ग्रुप नंबर 14, फॉर ग्रुप 14। अगर आप ग्रुप 14 को देखोगे बेटा, क्या मतलब है इसका, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर अगर हम ग्रुप नंबर 14 का देखेंगे दैट विल बी कार्बन मस्ट बी ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन मस्ट बी ग्रेटर देन जर्मेनियम, जर्मेनियम मस्ट बी ग्रेटर देन टिन, टिन मस्ट बी ग्रेटर देन लेड। लेकिन बेटा जो इसका एक्चुअल ऑर्डर है, जो इसका एक्चुअल ऑर्डर है, वो एक्चुअल ऑर्डर क्या है, कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन भी जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आ जाता है लेड, लेड के बाद आ जाता है टिन। ठीक है, और इसका भी बेटा रीज़न वही है, रीज़न वही है बेटा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट इन लेड, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट इन लेड। लेड में क्या होती है, लेड में होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा टिन से, और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो तीसरी केस है बेटा, तीसरा एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है वो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दिखेगा, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर बेटा आपको याद है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने एक चीज़ कही थी कि अगर आप पीरियड के हिसाब से जाओगे, ठीक है, अगर आप पीरियड के हिसाब से जाओगे, देखो बेटा मतलब क्या है इसका, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अगर आप बेटा अक्रॉस द पीरियड जाओगे Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज, डेफिनेटली इट शुड इंक्रीज। ठीक है, ठीक, बट देयर इज a sudden jump, there is a sudden jump from copper to zinc, from copper to zinc, ठीक है, सिल्वर टू कैडमियम, सिल्वर टू कैडमियम, एंड गोल्ड टू मरकरी, गोल्ड टू मरकरी। अब बेटा मैं आपको यहां पर बताता हूं क्यों। दिस इज बिकॉज ऑफ, दिस इज because of the fully filled configuration, the fully filled configuration। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, अगर आप बेटा देखोगे ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे डेफिनेटली बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप पहुंचोगे ग्रुप नंबर 11 और ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 11 का जो पहला एलिमेंट है बेटा दैट इज कॉपर, उसके बाद है बेटा सिल्वर, और सिल्वर के बाद है बेटा गोल्ड। ठीक है, और ग्रुप नंबर 12 में बेटा आता है जिंक, इसमें आता है कैडमियम, और इसमें आता है मरकरी। अगर आप देखोगे जो ग्रुप 10
ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 10 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 10 तक ये जो Z इफेक्टिव है ना, ये इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊं बेटा कि ग्रुप नंबर 11 से लेकर ग्रुप नंबर 12 यहाँ पर भी इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर नहीं, बल्कि यहाँ पर तो सडन जंप आ रहा है। वो भी बेटा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो ग्रुप नंबर 12 की कन्फिग्रेशन बेटा, दैट इज NS2 N नहीं NS2 N माइनस, चलो मैं लिख देता हूँ N-1 D10, ये है यहाँ पर कन्फिग्रेशन, ठीक है। दिस इज द कन्फिग्रेशन NS2 N-1 D, हालांकि मुझे N-1 D10 पहले लिखना चाहिए था, उसके बाद NS2 लिखना चाहिए था, एंड सो लेट अस बी लाइक दैट कि हम ठीक तरीके से इसको लिखें। यहाँ पर कन्फिग्रेशन होती है N-1 D10 NS2, यहाँ पर जो फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है ना, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, सडन जंप आ जाता है जब आप ग्रुप नंबर 11 से ग्रुप नंबर 12 की तरफ जा रहे हो। तो एक्सेप्शन जो बेटा यहाँ पर है ना, वो इस वजह से नहीं है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही, नो, द आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग across the period, there is no doubt in this, but there is a sudden jump, there is a sudden increase in the ionization energy as you move from group number 11 to group number 12, ठीक है। और बेटा ग्रुप नंबर 12 के बारे में क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जो ग्रुप 11 है बेटा, जिसको हम कहते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों एलिमेंट्स किसके लिए बनाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं कॉइन्स बनाने के लिए, इसीलिए ग्रुप नंबर 11 को कॉइनेज मेटल्स भी कहा जाता है। तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक। ये तो हो गया डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड। तो बेटा इसी का सेकेंड पार्ट जो है अलोंग द ग्रुप, अगर हम डी ब्लॉक में अलोंग द ग्रुप जाओगे बेटा तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ 3D सीरीज is nearly equal to ionization energy of किसके बराबर है वो, that is nearly equal to ionization energy of किसका बेटा, आयोनाइजेशन फर्स्ट ऑफ 4D सीरीज, 3D सीरीज और 4D सीरीज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज नियरली सेम, और ये लेस देन है बेटा किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ 5D सीरीज। आप ये देखोगे बेटा कि 3D सीरीज और 4D सीरीज वाले एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नियरली सेम है, और जो आपके पास 5D सीरीज है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू 3D एंड 4D। अब ऐसा क्यों है बेटा, तो यहाँ पर भी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द साइज ऑफ किसका बेटा, द साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स decreases and hence ionization energy increases, ठीक है। इसीलिए बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट्स, फॉर ग्रुप 3 एलिमेंट्स where the order is वहाँ पर बेटा ऑर्डर क्या है कि स्कैंडियम की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू यूट्रियम, और यूट्रियम की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लेंथेनम। तो बेटा वो क्यों, अब यहाँ पर भी बेटा बिकॉज लेंथेनम में कोई भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। अब यहाँ पर भी चाहो तो वो भी लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज देयर इज नो lengthenoid contraction, there is no lengthenoid contraction in case of किसमें बेटा, in case of lanthanum there is no lanthanoid contraction, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा बेटा, लेंथनम में कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए वहां पर हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर सीधे फॉलो होता है कि स्कैंडियम 3D सीरीज का है, यूट्रियम 4D सीरीज का है और लेंथेनम 5D सीरीज का है, ठीक है। अब जैसे बेटा आपके पास एक सवाल भी आ जाएगा कि गिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर,
गिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। और कौन सा ऑर्डर आएगा बेटा, आपके पास होगा आयरन, फिर बेटा आपके पास होगा आयरन +2 और बेटा फिर आपके पास होगा आयरन +3। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर भी आपके पास ऑर्डर जो होगा दैट विल बी Fe+3 में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बेटा Fe+2 में, और वो ज़्यादा होगा बेटा एज़ कम्पेयर टू आयरन में। वो भी किस लिए बेटा, अगर आप देखोगे ना Fe+3 की कन्फिग्रेशन बेटा ये होता है 3d5, Fe+2 बेटा दैट इज़ 3d6, और अगर आप Fe को देखोगे दिस इज 3d6 4s2, 3d6 4s2। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे बेटा आप 3d5 कन्फिग्रेशन, दिस इज हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर फिर भी ये लूज करेगा, ठीक है, और 3d6 में भी लूज हो जाएगा। ठीक लेकिन अगर हम चेक करें किस में, अगर हम एक और क्वेश्चन बेटा यहाँ पर करें, लेट अस डू मैंगनीज +2 बेटा, फिर है हमारे पास मैंगनीज +4 और बेटा फिर है हमारे पास मैंगनीज +7। इनमें मैं अगर आपको बोलूँ व्हाट इज़ द ऑर्डर, तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा मैंगनीज +7 ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मैंगनीज +4, वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मैंगनीज +2। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे तो मैंगनीज +7 जो होता है ना इट इज़ 3d0, +4 जो होता है वो होता है 3d3 और +2 जो होता है दैट इज़ 3d5। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने कहा कि मैंगनीज के केस में जो आयोनाइजेशन ऑर्डर है उसमें +2 वाला जिसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो तो लास्ट में आ गया, अरे ये तो पहले आना चाहिए था। तो यहाँ पर बेटा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेटा आप ध्यान रखिएगा, एक रीज़न बेटा समझ लीजिएगा, द कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, द कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बेस्ड ऑन fully filled, based on fully filled or half filled configuration, or half filled configuration is done only when we are comparing, only when we are comparing है बेटा यहाँ पर ये। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ इसको, only when we are comparing, only when we are comparing बेटा क्या, different elements, only when we are comparing different elements and not when we are comparing different species of same element। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल जो है ना ये हम तभी उठाएंगे बेटा जब हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा ना, ये वाले मैंगनीज के 2 3 ये तो सेम स्पीशीज़ है, ये तो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं सेम एलिमेंट के, यानी कि मैंगनीज के। उसी तरीके से बेटा आयरन में भी देख रहे हैं, ये भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं सेम एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर नहीं लाओगे बेटा, यहाँ पर आप आंसर लाओगे साइज़ की बेसिस पर, या ये बोल सकते हो जिस पर चार्ज ज़्यादा होगी उसी की बेसिस पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल तब लगता है जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो। जैसे मैं आपको अगर उस पर एक क्वेश्चन भी दे दूं बेटा तो वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन आ जाएगा, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। इन अब है ना ये डिफरेंट स्पीशीज, तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर कर सकते हो। ठीक सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बेटा, यहाँ पर भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही है, तो वो आपको डाउट हो जाएगा। देखो बेटा, क्रोमियम को अगर आप लिखोगे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बेटा दैट इज़ 24, इसकी कन्फिग्रेशन बेटा अगर आपको याद है दैट इज़ 3d5 4s1। ठीक, और अगर आप बेटा किसको देखोगे, मैंगनीज का बेटा Z नंबर है 25, इसकी कन्फिग्रेशन है बेटा 3d5 4s2। ठीक है, अब बेटा आप चेक करोगे इसमें से किसकी कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है, सो वी विल से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज जो है वो ज़्यादा है बेटा एज कम्पेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम। क्यों, मैंगनीज में बेटा D का तो हाफ फील्ड यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन मैंगनीज में S फुल्ली फील्ड है बेटा और क्रोमियम में S फुल्ली फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड है। लेकिन फुल्ली फील्ड की कन्फिग्रेशन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड, इसीलिए बेटा हमने लिखा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज दैट इज़ ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम।
सो आई होप बेटा ये आपको आज का जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है ये थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा यू कैन श्योरली आस्क, तो वहाँ से आप बेटा ख्याल रखिएगा। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर बेटा आपको ध्यान में रखना है कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के जो ये ट्रेंड्स हैं ये ख्याल होने चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, किस में कब देखना है, कब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, कब आपको साइज़ देखना है, पीरियड के अक्रॉस क्या हो रहा है, ग्रुप के अक्रॉस डाउन जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें बेटा आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू और आपने इसमें सीखा होगा अच्छे से। ठीक है, सो टिल देन इन द नेक्स्ट क्लास आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह सब आपके लिए अच्छा होगा।